ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे रेस्पिरेशन का, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। हम शुरू करते हैं पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो हमने सबसे पहले तो बैलेंस शीट देखनी है कि किससे कब कितने जो है वो NaDH2 और FeDH2 बने हैं। जैसे ग्लाइकोलिसिस से हमने देखा 2 NaDH2 बने थे, लिंक रिएक्शन से 2 NaDH2 बने थे। क्योंकि हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो एक ग्लूकोज में 2 पायरुविक एसिड टूटे थे, तो लिंक रिएक्शन में 2 पायरुविक एसिड को चेंज किया तो 2 NaDH2 बने। और क्रैब साइकिल में 6 NaDH2 और जो है 2 FeDH2 बने थे, जिसको हमने क्या करना है, एनकैश करना है। कैश मतलब अब ये ऐसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमें एक अच्छा प्रोटॉन ग्रेडियंट और एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन एनर्जी देंगे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी देंगे। एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने NCERT में जो है उसमें आप उसका डायग्राम्स देखिएगा, 14.4 है आई थिंक। 14.4 में आपको दिखा रखा है इन्होंने। बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, पूरी की पूरी ETS आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में खुद आज जो है NCERT ने ये लिख रखा है कि एनर्जी जो NaDH और FeDH2 में यूटिलाइज होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, NaDH2 जो है थ्रू 3 कॉम्प्लेक्सेस, NaDH2 जो है वो थ्रू 3 कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करता है। और हर एक जैसे होता है ना, बॉल आप एक बार ऊंचा फेंको, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे जाती है। तो एक बार वो हाई एनर्जी रिलीज़ करेगी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर हाई एनर्जी रिलीज़ करेगी, फिर वो थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर एनर्जी रिलीज़ करेगी, एंड एट द एंड उसके अंदर से सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम इलेक्ट्रॉन्स को या फेरिक आयंस, फेरक्स आयंस, इनकी ऑक्सीडेशंस यूज़ करके, यानी थ्रू द यूज़ ऑफ साइटोक्रोम्स, फेरिक को फेरस में चेंज करना, क्यूप्रिक को क्यूप्रस में चेंज करना, इन आयंस की साइटोक्रोम्स जो हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस को रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन होती है इनके अंदर, इन आयंस को रिड्यूस करते हैं, साइटोक्रोम्स को रिड्यूस करते हैं, और उसके बाद जो है दीज एनर्जी बॉन्ड्स आर रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है। और हर एक एनर्जी के दौरान जो आपका NaDH2 है वो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता है। और प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ बढ़ा देता है, सबसे पहले तो ये जो है हम डिस्कस करेंगे कहाँ बढ़ाता है, बट प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा प्रोटोमोटिव फोर्स क्रिएट हो जाता है। और NaDH2 थ्रू कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 3 जो है ATP प्रोड्यूस करता है, 3। जबकि FeDH2 कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू, कॉम्प्लेक्स सेकंड को वो अपनी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स देता है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 और 4, कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के थ्रू जो है वो तीन जगह पर जो है, जब कॉम्प्लेक्स 2 से, क्योंकि डायरेक्टली जो है वो FeDH2 जो है कॉम्प्लेक्स 2 पे प्रेजेंट होता है, तो कॉम्प्लेक्स 2 पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, तो कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में जब जाता है, जब अपनी एनर्जी रिलीज करता है ATP देने के लिए, और कॉम्प्लेक्स 3 से जब कॉम्प्लेक्स 4 पे आता है तब अपनी एनर्जी रिलीज करता है। और ये सारी की सारी एनर्जी प्लस में द प्रोटोमोटिव फोर्स, ये सारा का सारा यूज़ करके कॉम्प्लेक्स 5 जो है, जिसे आप ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो जो है वो उस एनर्जी का यूज़ करके ATP की सिंथेसिस कर देता है। तो इसका मतलब NaDH2 के पास 3 साइड्स हैं, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 2, 1 टू जो है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, 3 एनर्जी रिलीजिंग साइट्स हैं। जबकि हम ये कह देते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 ही रिलीजिंग एनर्जी साइट्स हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि जो NaDH2 और FeDH2 की एनर्जी है उसको रीस्टोर करें विद द final electron acceptor as well as the hydrogen ion acceptor। जबकि NCERT ने क्या लिखा है, that O2
O2 इज द फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन इसलिए लिखा है एनसीईआरटी ने क्योंकि हाइड्रोजन किससे बना है, हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन से। तो ये दोनों के दोनों एक्सेप्ट करके हम जो है वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो वाटर को रिलीज करता है। बेसिक प्रॉपर्टी जो है और फ्री करता है NAD पॉजिटिव को और FAD पॉजिटिव को सिस्टम में, ताकि फटाफट ये NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव जो हैं वो मैट्रिक्स में फ्री हो जाएं और मैट्रिक्स में फ्री हो करके और ये जो है वहाँ पर से बाहर की तरफ जो है कुछ साइटोप्लाज्म में चले जाएं, ताकि साइटोप्लाज्मिक ग्लाइकोलिसिस में पार्ट ले सके और बाकी सारे जो हैं वो क्रैब साइकिल में पार्ट ले सके। देन आपका अब ये था कि सिग्निफिकेंस क्या थी। अब ये अकरेंस कहाँ होती है, अकरेंस मतलब होती कहाँ पर है ये होती है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो कि जिसके अंदर फोल्डिंग्स होती हैं। उन फोल्डिंग्स को आप कहते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को जो है उसको क्रिस्टे कहते हैं, और उनके ऊपर लगे होते हैं आपके ऑक्सीजोम्स या F1 पार्टिकल या फर्नांडिस पार्टिकल्स कहते हैं इसे। क्रिस्टे जिनके ऊपर लगे होते हैं ऑक्सीजोम्स, और जो होते हैं F1 या फर्नांडिस पार्टिकल्स होते हैं, और जिनके साथ एसोसिएटेड जो होती है वो आपकी F0 पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में धसे होते हैं। जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, पीछे एनसीईआरटी ने डायग्राम दिखा रखा है, तो जो ये F0 पीस है इन्होंने जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मेम्ब्रेन, तो इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में होता है आपका पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो उस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आपका F0 पार्टिकल धसा हुआ होता है और बाहर की तरफ उभरा होता है आपका F1 पार्टिकल, जो आपका जो है इनर मेम्ब्रेन की तरफ उभरा होता है। और इनर मेम्ब्रेन की तरफ उभरा होने की वजह से जो है वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी वजह से जो है वो एक प्रोटोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, और उस प्रोटोमोटिव फोर्स की वजह से कॉम्प्लेक्स 5 जिसे आप ATP सिंथेस कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ATP की सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ F0 एंड F1 पार्टिकल। तो आप एक तो पहले सबसे बड़ी बात इसमें 2 या 3 चीज़ ये याद रखनी है कि कहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 3 कौन सा है, इसमें कौन सी मोबाइल जो है कैरियर आयंस हैं, कौन से अपनी जगह पर रहने वाले कैरियर आयंस हैं, कौन से फेरस से फेरिक को करते हैं, कौन से क्यूप्रस से क्यूप्रिक को करते हैं, इस तरीके से, यानी कि कौन से एक्सेप्टर्स किस तरीके से मेटाबोलाइज करते हैं। जैसे NADH2 को NAD पॉजिटिव में बदलकर हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स को NADH2 को NAD पॉजिटिव में बदल देंगे, और हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 आपका जो है वो जिसे आप कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 1 जिसे आप कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो यूबीक्विनोन को ट्रांसफ़र कर देता है। एक इंटरमीडिएट के प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो यूबीक्विनोन को ट्रांसफ़र कर देता है। कौन सा, कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। वो कौन सा इंटरमीडिएट है जो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो वो है FMN, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड डाई हाइड्रोजन में बदल जाता है FMNH2 में, और तब अपने इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन को FMN इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है। और वो क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन को देता है, प्लस हाइड्रोजन को यूबिक्विनोन को देता है। यूबिक्विनोन जो है इस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जो है वो आगे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करती है। दूसरी साइट ऑफ एक्सेप्टेंस है FADH2 की। जो साइट ऑफ एक्सेप्टेंस है FADH2 की, वो साइट ऑफ एक्सेप्टेंस है यूबिक्विनोन जो है वो अपने यूबिक्विनोन, जिसे आप कोएंजाइम Q भी कहते हैं, मैंने पहले बताया था, पीटर मिकाइल ने बताया था जिसे आपको, वो यूबिक्विनोन कोएंजाइम Q जो है वो एक्सेप्ट करता है FAD पॉजिटिव से 2 हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स,
और वो यूबिक्विनोन H2 में, यानी कि ऊपर से भी उसने FMN के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और नीचे भी उसने FADH2 के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। यानी दोनों जो है साइट ऑफ, कहते हैं ना साइट ऑफ NADH2 तो 3 हो गए, यानी साइट ऑफ NADH2 मतलब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स NADH2 में तो 3 हो गए। 3 कैसे हो गए? वो एंजाइम QB से एक्सेप्ट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स 3 भी इसे एक्सेप्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 भी, जबकि FADH2 के लिए सिर्फ 2 ही एक्सेप्टर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से कोएंजाइम Q से फाइनली उसे कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में भेजना पड़ेगा, फाइनली उसे कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में भेजना पड़ेगा। तभी NADH2 के पास 3 एक्सेप्टर होने की वजह से 3 जगह पे वो अपना एनर्जी का गैप प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से 3 जगह पे उसके अंदर जो है वो ATP की सिंथेसिस होती है। जबकि FADH2 के पास 2 ही एनर्जी एक्सेप्टर्स हैं, तो इसीलिए 2 जगह पे एनर्जी रिलीज होने की वजह से वो सिर्फ 2 ही जगह पर ATP प्रोड्यूस कर सकता है। समझना इस बात को। उसके बाद फाइनली क्या है? फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में हाइड्रोजन आयन के कैरियर्स विद द ऑक्सीडेशन ऑफ FeS। देखो आयरन सल्फाइड लिख रखा है ना, तो आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड, आयरन अपनी ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है और इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है टूवर्ड्स द अदर कैरियर्स, क्योंकि बाकी सारे कैरियर्स मोबाइल नहीं है तो उनको फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फोर्स होता है और वो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन की तरफ खींचता है या यूबिक्विनोन की तरफ भेजता है। फाइनली यूबिक्विनोन दोनों से एक्सेप्ट करता है मोबाइल कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन को तो यूबिक्विनोन भेज देता है जो है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में छोड़ देता है, क्योंकि उसके अलावा जो साइटोक्रोम्स हैं दे आर नॉट एक्सेप्टर्स ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स नहीं है। और यूबिक्विनोन को दूसरे और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने हैं तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मतलब वो भी किसी कॉम्प्लेक्स में बंधा नहीं रह सकता। तो इसीलिए जो यूबिक्विनोन डाईहाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को तो आगे ट्रांसफर कर देगा, किधर? और सिस्टम में कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में, जबकि हाइड्रोजन को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में छोड़ देगा। अब इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में जो है वो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और आपको पता है कि इसके अंदर इस तरीके से, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से जो है एक प्रोटोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाता है। प्रोटोमोटिव फोर्स हाइड्रोजन आयन को परमिएट कर देता है F0 पार्टिकल में से इनर मेम्ब्रेन में आने को, और जिसकी वजह से चेंज होता है F1 पीस में और ATP की सिंथेसिस होती है। ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो इस तरीके से मैं लास्ट स्टेप बता रही थी, बट फिलहाल मैं सेकंड पे जाती हूँ। सेकंड पे हमने क्या करा, सारे के सारे हाइड्रोजन आयन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करके कोएंजाइम ने अपने पास रख लिए। अब हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं था, जबकि इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स बहुत सारे बैठे हैं। तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन्स को छोड़ देगा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में कह देते हैं हम। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो कॉम्प्लेक्स 3 में ट्रांसफर कर देगा। कॉम्प्लेक्स 3 इज B, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम CF1। इसका जो कॉम्प्लेक्स है उसको आप कहते हैं BC1। साइटोक्रोम BC1 में जाते वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी, एक जो ATP है वहाँ सिंथेसाइज होगा फ्रॉम B to C1। मतलब BC1 एक हाई एनर्जी जो है कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपका आयरन जो है वो मेटाबोलाइज होता है, दोबारा से आयरन जो है वो यूज़ होता है, यहाँ भी आयरन यूज़ होता है, FeS कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स 3 में भी आयरन मेटाबोलाइज होता है, रिड्यूस होता है और फाइनली जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, वो फोर्स देता है विद द रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर एक ATP की सिंथेसिस हो जाती है। अब तक तो ये सारे थे जो थे क्या कहते हैं, क्या होते हैं आपके स्टेबल आयंस, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। अब स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस में आपने बोला कि कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 पे गया, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 BC1 पे गया, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो लो हो गई। तो उस इलेक्ट्रॉन को एक कैरियर चाहिए, मोबाइल कैरियर चाहिए, जो एक्चुअली उसे साइटोक्रोम 4 तक पहुंचाए या कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाए। तो उसके लिए हमने यूज़ किया, कई बार एम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि साइटोक्रोम C is a mobile carrier protein
स्मॉल प्रोटीन है, खुद एनसीईआरटी ने लिख रखा है साइटोक्रोम सी इज अ मोबाइल सी स्मॉल प्रोटीन अटैच टू आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के साथ अटैच होती है ये। और ये क्या करती हैं, मोबाइल कैरियर होती हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फ्रॉम BC1 कॉम्प्लेक्स यानी 3 कॉम्प्लेक्स से, जिसे आप BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, टू द कॉम्प्लेक्स 4 जिसे आप कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसे आप कहते हैं साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इस तक पहुंचाने का काम जो है वो एक मोबाइल कैरियर करता है, जिसे आप जो है साइटोक्रोम सी कहते हैं, जो एक स्मॉल प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। उसके बाद फाइनली ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है यानी कि AA3, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज को आप AA3 कॉम्प्लेक्स भी कहते हो। और इसके अंदर एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखा है, हमने औरों के अंदर आयरन की रिडक्शन करी थी, यहाँ पर हम कॉपर की करेंगे, कॉपर, क्योंकि साइटोक्रोम AA3 में 2 कॉपर सेंटर्स हैं, तो ये हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने अंदर एकोमोडेट करके एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इकट्ठी कर सकता है। और वो इकट्ठी एनर्जी जो है AA3 से कॉपर फाइनली जो है कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आता है। कॉपर जो है वो हाइड्रोजन आयंस को जो है वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन आयंस को कैरी करता है, फाइनली इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नीचे की तरफ लेकर आता है, क्योंकि मोबाइल प्रोटीन के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉम्प्लेक्स 4 यानी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज यानी उसे आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स AA3 ऑक्सीडेज, इस तरीके का, जिसमें कॉपर के 2 पिगमेंट हैं। अब तक जो है कॉपर आयंस, अब तक जो है आयरन की हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की रिलीज एनर्जी, ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो अब तक आयरन का यूज हो रहा था, FeS का। लेकिन ये पूछ लेते हैं कई बार कि फाइनली ऑक्सीजन के अंदर किसका रिडॉक्स पोटेंशियल यूज होता है, तो ऑक्सीजन के अंदर जो है वो फाइनली ऑक्सीजन का के अंदर जो है फाइनली कॉपर का रिडॉक्स पोटेंशियल यूज होता है, यानी कॉपर आयंस को हाइड्रोजन आयंस को या इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के आता है और उसे वाटर यानी मेटाबॉलिक वाटर में बदल देता है, मेटाबॉलिक वाटर में बदल देता है। तो ये याद रखना, मेटाबॉलिक वाटर में बदलने को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो इसमें लिख रखा है, ऑक्सीजन जो है फाइनली मेटाबॉलिक एक्सेप्टर होता है हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन का। फॉस्फोराइलेशन की तरह ही यहाँ पर ये एनर्जी जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में यूज होती है, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो कॉम्प्लेक्स 5 को एक्टिवेट करता है, और इस कॉम्प्लेक्स 5 की वजह से जो है वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो ATP सिंथेस ATP बनाने में यूज करके, और ATP बनाकर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ATP को लगातार जो है वो भेजता रहता है। अब हमने ये सारा का सारा पढ़ लिया, F0 F1P सब कुछ आपको याद होने चाहिए। मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरा प्रोटोमोटिव फोर्स कहाँ पर डेवलप होती है, तीसरा ऑक्सीसोम पार्टिकल या फर्नांडिस या F1 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा मोबाइल कैरियर कौन सा होता है, फिर कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो FADH2 को एक्सेप्ट करता है, कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो NADH2 को एक्सेप्ट करता है, कौन सा ऐसी प्रोटीन है जो कॉपर की रिडॉक्स पोटेंशियल को यूज करती है, या कौन सी ऐसी कॉम्प्लेक्स है जो कॉपर की रिडॉक्स पोटेंशियल को यूज करती है, और एनर्जी साइट्स कौन कौन सी होती हैं। एनर्जी साइट्स होती है कॉम्प्लेक्स 1 कोएंजाइम Q, B से C1 जाने में, A से A3 जाने में, तो ये आपकी हाई एनर्जी यील्डिंग साइट्स हैं। और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो कौन से हाइड्रोजन एक्सेप्टर को यूज करता है, NADH2 को या FADH2 को, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रहने चाहिए। फिर बात करते हैं, ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई होप समझ में आ गई होगी आपको किस तरीके से होती है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पहले ही बता दी थी मैंने, ग्लाइकोलिसिस से आपके हुए थे 2 NADH2, 6 ATP प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर लिंक रिएक्शन से 2 NADH2 हुए थे, वो 6 ATP प्रोड्यूस करेंगे, और क्रैप साइकिल पे 6 NADH2 जो है वो 18 ATP और 2 FADH2 4 ATP। तो और आपके 4 ATP आपको याद है, 2 तो ग्लाइकोलिसिस से हुए थे, सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से डायरेक्टली,
और 2 क्रैब साइकिल में जो GTP बना था, और क्रैब साइकिल ग्लूकोज के लिए 2 बार होती है, 2 पायरुविक एसिड को मेटाबोलाइज, तो 2 GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे वहाँ बने थे और 2 GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से जो है वो ग्लाइकोलिसिस में बने थे, तो 4 ATP वो हो गए। तो टोटल आपके 38 ATP ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसमें 4 सबस्ट्रेट लेवल पर फॉर्म होते हैं। अब सारी की सारी NADH2 मैट्रिक्स में रहे, मैट्रिक्स से बाहर ना जाए, इसके लिए जो है वो शटल होता है। नहीं तो क्या है, अगर सारी की सारी NADH2 जो है बाहर चली जाएगी तो आपका सब शटल जो है तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया वो फंक्शनिंग करना बंद कर देगा। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, 2 शटल्स लगाए हैं हमने, यानी 2 इसके ऊपर लॉक्स लगाए हैं, जिसकी वजह से वो NADH2 को परमिएट नहीं करते बाहर जाने से। और NADH2 को परमिएट, अब आप कहोगे NADH2 को परमिएट नहीं करते बाहर जाने से, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो साइटोसोल में बनी थी NADH2 उसको अंदर कैसे आने देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो क्रैब साइकिल द्वारा बनाए गए NADH2 हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और NADH2 इस्तेमाल होके जो NAD पॉजिटिव बनते हैं ना वहाँ पर, वो NAD पॉजिटिव माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जाकर चिपक जाते हैं। वहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर जो है वो, अगर वहाँ से कोई NADH2 यानी कि मैट्रिक्स से कोई साइटोसोल से कोई NADH2 आ रहा है, तो वो ये शटल सिस्टम इन हाइड्रोजन आयंस को, NADH2 को नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन आयंस को परमिएट करेंगे अंदर की तरफ आने के लिए, और NADH2 अंदर जो NAD पॉजिटिव है वो उस NADH2 को H2 को रिसीव करेगा, 2H2 को, और वो रिसीव करके जो है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लेकर जाएगा। तो कई बार जैसे पहले NCERT ने लिख रखा था इसमें 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं 38 की जगह, तो कई बार ये गलत नहीं थी NCERT, उसमें 36 ATP भी प्रोड्यूस होते थे। वो 36 ATP किस कारण से प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि क्या था कि कई बार NAD पॉजिटिव अभी फ्री नहीं होता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, और FAD पॉजिटिव ज़्यादा फ्री होने के कारण जो है वो जाकर मेम्ब्रेन पर चिपक जाते थे और वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेते थे, और वो एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन को ले आते थे, जिसकी वजह से 2 ही ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते थे FADH2 में इंस्टेड ऑफ 3, जिसकी वजह से कई बार 36 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते थे। तो इस चीज़ को आप ये कहते हैं कि शटल की वजह से जो है कई बार जो है वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ATP की कंसंट्रेशन घटती बढ़ती रहती है। और वो कौन से 2 शटल्स हैं जो रिटेन करते हैं NADH2 को, वो है मैलेट एस्पार्टेट शटल एंड ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट शटल। ये चेक करते हैं कि हाइड्रोजन आयंस को परमिएबिलिटी देते हैं, प्लस में ना NADH2 को बाहर निकलने देते, ना NADH2 को अंदर आने देते, ओनली हाइड्रोजन आयंस आर परमिएटेड, जिसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक स्टोर हाउस है, एक पावर हाउस है सेल का, और वो सारी की सारी ATP को प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं जो है अगला पार्ट, जिसे आप RQ वैल्यू या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू कहते हैं। एक्चुअली क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट वैल्यू का मतलब ये है कि आपने कितनी ऑक्सीजन को यूज़ किया, कितनी ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडाइज किया फैट फूड को, और उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया ऑक्सीडाइज करने के लिए, और किसकी वजह से, इसकी वजह से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। इस चीज़ को आप उसकी RQ वैल्यू कहते हैं। RQ वैल्यू जो है NCERT ने लास्ट टॉपिक दे रखा है, बट इसके बाद हम जो है वो एक बार वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हमने डिस्कस कर ली। RQ वैल्यू में हम ये कहते हैं कि जितना ऑक्सीजन जो है यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज RQ वैल्यू। अब हम इससे बहुत सारी RQ वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हमें पता लग सकता है कि वो सबस्ट्रेट जो है वो कितना मेटाबोलाइज होकर एनर्जी दे सकता है। जैसे हम पहले अगर फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल की RQ वैल्यू निकालें, तो उसके अंदर हमें पता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, बट ऑक्सीजन एक भी नहीं यूज़ होता, तो हम ये लिखेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन में 0 ऑक्सीजन। तो 0 की वैल्यू अगर किसी से डिवाइड की जाए तो वो इन्फिनिटी आती है, तो इसीलिए हम फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल को ये कहते हैं कि उसके अंदर इन्फिनिटी RQ वैल्यू, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। फिर
लैक्टिक एसिड की हम अगर RQ वैल्यू निकालें तो उसके अंदर हमें पता है 0 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूस होता है, और 0 ही ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट होती है। तो 0/0 0, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वैल्यू 0 होती है। जबकि इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर वैल्यू देखें हम, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्लूकोज में बाहर निकलती हैं और 6 ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती हैं, तो इस वजह से ग्लूकोज की RQ वैल्यू जो होती है 1। जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑक्सीजन RCOOH, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो कम्प्लीटली जो है मेटाबोलाइज करके उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 निकालती हैं। तो इसीलिए जो है वो, और उसके अंदर खुद के अंदर भी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो इसीलिए वो क्या करती है, वो उसके अंदर से भी बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देती है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक एसिड्स की वैल्यू मोर देन 1 होती है। फैट्स की वैल्यू 0.7 होती है, प्रोटीन्स की वैल्यू 0.9 होती है। NCERT ने करके दिखा रखा है फैट्स का मैं आपको दिखाती हूँ। ट्राई पाल्मिटिक एसिड जैसे है तो उसके अंदर उसने दिखा रखा है कि 102 CO2 प्रोड्यूस होते हैं और 145 O2, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की वैल्यू 0.7 आती है। तो कई बार वो इस तरीके से पूछ लेता है 0.7, 0.9 एंड मोर देन 1 are the values of RQ. So which of the following respiratory substrates are used? तो 0.7 फैटी एसिड्स के लिए, 0.9 प्रोटीन्स के लिए और मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। या कई बार वो इस तरीके से पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ इन्फिनिटी। तो उस तरीके से भी आपको आंसर करना आना चाहिए। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकता है वो। अब बात करते हैं एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है रेस्पिरेशन एक जो है कैटाबॉलिक पाथवे ही है। रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, वो एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूज़ करके और अपने आप को मेटाबोलाइज, यानी क्रैब साइकिल पे 5 पाथ निकलते हैं। पाथ कैसे? क्रैब साइकिल जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू, एसिटाइल कोएंजाइम ए के थ्रू कई बार क्या करता है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो अपने आप को जोड़ करके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल भी बना सकता है। कई बार उसके अंदर जो है पायरुविक एसिड के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है और पायरुविक एसिड साइटोसोल में कंबाइन करके अमीनो एसिड्स बना लेती है। कई बार क्या होता है रिवर्स रिएक्शन हो जाता है, प्रोटीन्स टूट करके डीएमिनेशन के द्वारा अमीनो एसिड बना लेती हैं और ये अमीनो एसिड पायरुविक एसिड में चेंज हो जाती है। ऐसे ही फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स में टूट करके, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट करके क्या करते हैं अपने आप को, ग्लिसरॉल तो अपने आप को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में चेंज कर देता है, जबकि फैटी एसिड्स अपने आप को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करके और पायरुविक क्रैब साइकिल में एंटर कर लेते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स का बनना रिवर्स रिएक्शन प्लस में बायोमोलिक्यूल्स का टूटना फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों की दोनों रिएक्शन का जो एक एंजाइमेटिक कनेक्शन है वो आपको एम्फीबोलिक पाथवे दर्शाता है। यानी दे कैन बी बोथ एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक पाथवेज। और लास्ट आपका इसके अंदर जो NCERT ने मेंशन नहीं कर रखा वो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का बेसिक वो फंक्शन ये होता है कि जो आपकी ATP क्या होता है, उसमें आपकी राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर इन्वॉल्व होती है। तो ATP की फॉर्मेशन प्लस में न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन प्लस में आपका जो है और जो है NADPH2 की फॉर्मेशन, ये सब की फॉर्मेशन करने के लिए ग्लाइकोसिलिसिस के साथ एक पैरेलल पाथवे चल रहा होता है जो कि आपका जो है उस को यूज़ कर रहा होता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कहते हैं उसे आप। हेक्सोज शुगर और मोनोफॉस्फेट शुगर को यूज़ कर रहा होता है, यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का एक और फेट होता है जिससे कि वो आगे की तरफ साइकिल करके अलॉन्ग विद द ग्लाइकोलिसिस कुछ मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ग्लाइकोलिसिस पे चले जाते हैं, कुछ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स का फेट चेंज हो करके वो आपका जो है वो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, यानी कि पेंटोस फॉस्फेट का मतलब ये है कि राइबोस नाम की पेंटोस शुगर बनाने में और राइबोस नाम की पेंटोस शुगर बना करके उस पर फॉस्फेट अटैच करना ताकि वो न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोसाइड्स बना सके। इस चीज़ के लिए जो है ये पाथवे यूज़ होता है पेंटोस शुगर की
जनरेशन प्लस में निकोटिनामाइड डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट की जो है प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। इसको आप पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट या फॉस्फोग्लूकोनेट शंट भी कहते हैं। और इनको 3 साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसे WLD पाथवे भी कहते हैं, वार्बर लिपमैन डिकेन पाथवे। ये बिल्कुल पैरेलल चलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे एनर्जी कंपोनेंट बनाकर इसका लास्ट जो एनर्जी कंपोनेंट होता है लास्ट, उसको राइबोज 5 फॉस्फेट कहते हैं, जो आकर के आगे जाकर के जो है न्यूक्लिक एसिड और ATP जनरेट करता है। इस चीज को और इसके अंदर NADPH2 भी अलोंग विद द राइबोज शुगर जनरेट होता है। ये एक बायोसिंथेटिक पाथवे है। और रेस्पिरेटरी पाथवे तो सेंसिटिव होता है पोटेशियम साइनेट के, तो पोटेशियम साइनेट जैसे ही बॉडी के अंदर जाती है रेस्पिरेटरी पाथवे टूट जाता है और रेस्पिरेटरी पाथवे ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ये नॉन टॉक्सिक होता है टू पोटेशियम साइनेट, मतलब ये पैरेलली चलता रहता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं तो ये सेंसिटिव है इनहिबिटर्स के, तो ये सेंसिटिव नहीं है। बस इसके बारे में आपको पूरा नहीं जानना, सिर्फ आपको इसके पाथवे का लास्ट प्रोडक्ट, इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इससे कौन से बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, क्यों इसे बायोसिंथेटिक पाथवे कहते हैं, क्यों इसे WLD पाथवे कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए NCERT से अलग। थैंक यू।